नमस्कार, मैं हूं आशीष अग्रवाल और आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज। चलिए मुद्दे की शुरुआत करते हैं। डरी हुई सत्ता की पूरी मशीनरी साम दाम दंड भेद लगाकर राहुल गांधी की आवाज को दबाने की कोशिश कर रही है। जी हां, ये सवाल हम नहीं उठा रहे, बल्कि ये सवाल उठाए हैं राहुल गांधी की बहन प्रियंका गांधी ने। दरअसल सभी चोरों का सरनेम मोदी क्यों होता है, इस बयान से जुड़े मानहानि केस में राहुल गांधी को सूरत कोर्ट ने आज दोषी करार दिया। इस फैसले के 27 मिनट बाद कोर्ट ने उन्हें 2 साल की सजा और 15,000 रुपये का जुर्माना लगाया। इसके कुछ देर बाद उसी कोर्ट ने उन्हें जमानत भी दे दी, साथ ही सजा को 30 दिन के लिए स्थगित कर दिया। सुनवाई के दौरान राहुल कोर्ट में मौजूद रहे। राहुल ने कोर्ट में अपना पक्ष रखा। उनके वकील के मुताबिक राहुल ने कहा कि बयान देते वक्त मेरी मंशा गलत नहीं थी, मैंने तो भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठाई। उधर कोर्ट के बाहर विधायक और याचिकाकर्ता पूर्णेश मोदी और उनके समर्थकों ने भारत माता की जय और जय श्री राम के नारे लगाए। इधर सजा के बाद राहुल गांधी का ट्वीट भी सामने आया, जिसमें उन्होंने लिखा कि मेरा धर्म सत्य और अहिंसा पर आधारित है। सत्य मेरा भगवान और अहिंसा उसे पाने का साधन है। पूरे मुद्दे पर चर्चा करेंगे, उससे पहले आपको सुनवा देते हैं कि राहुल गांधी पर किसने क्या कुछ कहा। दबाने की कोशिश। अभी बीबीसी के जिस प्रकार से सेंट्रल एजेंसी छापा पड़ा, एक उदाहरण है कि आप यदि हमारे खिलाफ लिखेंगे तो आपके ऑफिस में, आपके कार्यालय में, आपके लोगों के यहाँ सेंट्रल एजेंसी भेज देंगे। तो इस प्रकार से मीडिया को भी दबाने की कोशिश है, हमारे जुडिशरी को दबाने की कोशिश है, उसको प्रभावित करने की कोशिश। और बचत तो और फिर राजनीतिक दल के लोग हैं, उसके तो इसी स्तर पे जाके वो कार्रवाई कर रहे हैं। तो ये स्थिति यहाँ दिखा। राहुल गांधी जो भी बोलते हैं वो आजकल ऐसा हो गया कि उससे सिर्फ नुकसान ही होता है। उनका पार्टी के लिए तो नुकसान होता ही होता है, लेकिन सबके लिए, देश के लिए भी अच्छा नहीं है। कांग्रेस के कुछ एमपी और कांग्रेस के कुछ नेता मुझे बताया, आज भी बताया, कि राहुल गांधी का जो रवैया है उसके वजह से सब खराब हो गया, उनके पार्टी भी डूब रहा है। और साथ साथ में बाकी राहुल जी को इस सच्चाई को स्वीकार करना चाहिए कि शब्दों की चोट शस्त्रों की चोट से ज्यादा गहरी और पीड़ादायी होती है, और शब्द जब अनर्गल और झूठे हों तब तो चोट और गहरी और कष्टदायी हो जाती है। इसलिए हमारी कानूनी व्यवस्था में अनर्गल बेतुके आरोप लगाने वालों पर सजा का सीधा प्राविधान है। और मुझे विश्वास है इस न्यायिक आदेश से सीख लेते हुए हम सभी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सार्वजनिक जीवन में शब्दों की मर्यादा किसी भी सूरत में। हालात जो देख रहे हैं, क्या हो रहा है डेमोक्रेसी को लेके, लोकतंत्र खतरे में क्यों कह रहे हैं हम लोग। आज जुडिशरी पे दबाव है, इलेक्शन कमीशन में दबाव है, ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई, जो प्रीमियर एजेंसी हमारी है, उनकी क्रेडिबिलिटी बहुत बड़ी रहती थी आज तक, उसका दुरुपयोग हो रहा है, जम करके हो रहा है। तो जो ऐसा माहौल बनता है तो ऐसे फैसले होते हैं, हर फैसला प्रभावित होते ही होता है। वही माहौल बन गया, वही माहौल बन गया है। और राहुल गांधी जी के ये जो कमेंट है, ये तो पॉलिटिकल कमेंट चलते रहते हैं। हम तो 40-50 साल से देखते हैं ऐसे पॉलिटिकल कमेंट। पता नहीं वाजपेयी जी ने, अडवाणी जी ने कितने किए होंगे, कोई सोच नहीं सकता। वो ज़माना और था, ये ज़माना और, इतना फ़र्क है। उस ज़माने में कभी इस प्रकार के कोर्ट केस नहीं होते थे, और पॉलिटिकली जो लैंग्वेज होती है, पॉलिटिकल आरोप होते हैं, जिससे कि जनता को मैसेज देना पड़ता है कि मोदी नाम के लोग जो हैं वही क्यों ये मतलब ऐसी हरकतें करते हैं। इसका मतलब भी होता है
कि मोदी के सरनेम में जो लोग हैं उनको लगता है भाई प्रधानमंत्री हमारा आदमी है, हमें बचा लेगा, हमारा कौन क्या बिगाड़ लेगा, ये भी तो मतलब होता है उसका। इसमें मोदी जी के बारे में क्या उसका समझ हो सकता है, मुझे पता नहीं। राहुल गांधी जी ने जब कहा तो ये पॉलिटिकल आरोप था या एक प्रकार से पॉलिटिकल कमेंट था, उसको लेके इस प्रकार से कोर्ट में भेजा गया। पर ये तो जुडिशरी अभी तो फैसला हुआ है, मुझे पूरा विश्वास है, जुडिशरी पे हमें विश्वास है कि फैसला आने वाले वक्त में सही फैसला होगा। और इसमें कोई जो इन्होंने कोशिश की है जिस प्रकार से मैसेज देने की, घबराई हुई भारतीय जनता पार्टी ये मानती है कि राहुल जी को परेशान करने से, जेल की धमकी देने से उनका शासन सलामत रहेगा। अरे जेल में डालने से या परेशान करने से ना कंस का सलामत रहा था, ना अंग्रेजों का रहा था। राहुल जी ना डरे हैं ना डरेंगे। कांग्रेस पार्टी की, राहुल जी की, गांधी परिवार की ये परंपरा रही है कि सभी समाज का हम सम्मान करते हैं। एक गलत झूठी बात जिसमें कोई दम नहीं था, पर ये अदानी मोदी भाई भाई देश बेच के खाई मलाई, उससे ध्यान भटकाने के लिए राहुल जी के खिलाफ जो केस था उसमें कंप्लेनेंट खुद जाके हाईकोर्ट में स्टे लेके बैठे थे। जजेस का तबादला टेन्योर खत्म होने से पहले क्यों हुआ, बहुत सारे सवाल है। और जिसमें केस ही नहीं बनता था वहां पे 2 साल की सजा की बात करते हैं, पर इससे पूरे देश की सिंपैथी राहुल जी के साथ है। कहते हैं कि हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ, इतिहास अपने आप में पुनरावर्तन करता है। यही विचारधारा ने इंदिरा गांधी जी को जेल में डाला था, केसेस किए थे, परेशान किया था। पर हिंदुस्तान की वो जनता है जिसे मैं चलिए इसी बड़े मुद्दे पर चर्चा की शुरुआत करेंगे। 3 खास मेहमान हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं। प्रदीप सिंह बीजेपी नेता, रत्नेश मिश्रा कांग्रेस प्रवक्ता और साथ ही साथ आनंद त्रिपाठी राजनीतिक विश्लेषक। आप तीनों का बहुत स्वागत है। शुरुआत रत्नेश जी आपसे। राहुल गांधी पर कोर्ट ने फैसला दिया है, कोर्ट के फैसले पर कांग्रेस क्यों सवाल उठा रही है? देखिए, जिस कोर्ट ने फैसला दिया उसी कोर्ट ने बेल भी दे दी जी। तो कहीं ना कहीं इतनी जल्दी बेल देने पे कोर्ट के ही निर्णय पर कहीं ना कहीं प्रश्न उठ जाता है, क्योंकि वही जज जो है वो सजा सुनाता है, उसके बाद वही जज आधे घंटे बाद बेल दी है ना। कानून के में जो प्रावधान है उससे बाहर जाकर तो बेल नहीं दी। अगर सजा 3 साल से ऊपर होती तो 3 साल से ऊपर की सजा में शायद कहीं ना कहीं 1/4 सजा आपको काटनी भी पड़ती है। अब मैं जवाब अपना कंप्लीट जी करूं। जी। देखिए, राहुल गांधी जी का जो स्टेटमेंट था कि सारे मोदी जितने भी वो भ्रष्टाचारी होते हैं सारे मोदी ही क्यों होते हैं जी। तो इसमें एक मोदी एक सिंबल थे नरेंद्र मोदी जी उस कटाक्ष में जी। अब अगर उसको पूरी कम्युनिटी उठा के रख ले अपने ऊपर कि नहीं इन्होंने सारे मोदी को कहा है, तो फिर तो भाई ऐसे तो कोई कल को कोई मिश्रा आके बयान दे देगा और उसके बाद मिश्रा पे कोई बयान दे देगा तो भारत के पूरे मिश्रा उठ के खड़े हो जाएंगे। कोई शुक्ला पे दे देगा तो सारे शुक्ला उठ के खड़े हो जाएंगे। एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया में एक सिंबॉलिक कटाक्ष जिसे कहा जाता है, सटायर कहा जाता है, वो बोला जाता है पक्ष के द्वारा। अब एक चीज बताइए, आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने सदन में कहा था एक बार कि ये जो सरकार है ये नर पिचास की तरह काम कर रही है। अब नर पिचास से बड़ा शब्द तो कोई नहीं हो सकता ना। अब ये तो नहीं कि तत्कालीन कांग्रेस की सरकार ने डिफेमेशन का केस ठोक दिया हो अटल जी पे या अटल जी के ऊपर मुकदमा लिख दिया हो। बात यहाँ पर नहीं है कि किसको टारगेट क्या बयान दिया गया। मैं पहले भी कहता रहा हूं, आज भी कह रहा हूं कि प्राइम जो मामला यहाँ पर ये है एंकर महोदय, वो ये है कि मोदी सरनेम को टारगेट किया गया। आज के समय में अगर आप मोदी की आलोचना कर देते हैं
तो आपको इतना बड़ा पाप लग जाता है कि आपके घर पे ईडी, सीबीआई, कोर्ट में केस, आपके घर बुलडोजर, खाता फ्रीज होना, सब होना शुरू हो जाएगा। हम जैसे सुनते हैं ना कि सतयुग में आप राम का नाम ले लीजिए तो तर जाएंगे, द्वापर में आप कृष्ण का ले लीजिए तो तर जाएंगे, त्रेता में किसी का लेते, तो इस समय भारत में इस कलयुग में अगर आप मोदी नाम का जप करते हैं तो आप सुरक्षित हैं। अगर उस मोदी नाम के व्यक्ति की आलोचना करते हैं, उसकी गलत नीतियों का विरोध करते हैं, तो आपको हर तरह से परेशान किया जाएगा और संवैधानिक संस्थाओं पर भी दबाव बनाकर आपको परेशान किया जाएगा। इन सब चीजों से हम कांग्रेस के लोग और कांग्रेस पार्टी परेशान नहीं होगी। राहुल गांधी जी ने कहा हमारी लड़ाई सच के लिए है। सच को आप दबा सकते हैं, थोड़ा सा कुचल सकते हैं, लेकिन विजय सत्य की ही होगी अंत में। आज नहीं तो कल नरेंद्र दामोदर दास मोदी जैसे तानाशाह को इस शासन सत्ता से बाहर जाना होगा और देश से माफी मांगनी होगी। देश को इस दुर्गति तक पहुंचाने के लिए उनको माफी मांगनी होगी। वो प्रधानमंत्री हो सकते हैं, लेकिन अगर एक तानाशाह के तौर पर काम करेंगे तो ये देश उनको स्वीकार नहीं करेगा। और विपक्ष के तौर पर कांग्रेस पार्टी और हमारे नेता मल्लिकार्जुन खड़गे जी और राहुल गांधी जी आखिरी सांस तक उनका विरोध करेंगे। इसमें कोई हमें नहीं रोक सकता। आप हमें एक बार 1 साल की, 2 साल की नहीं, आप हमको 2-3 जन्म की भी सजा दे देंगे, फिर भी हम भारत के लोकतंत्र को बचाने के लिए लड़ेंगे। ठीक है, प्रदीप जी जवाब दे दीजिए। आरोप गंभीर। आरोपों का क्या जवाब दिया जाए, और ये कितने गंभीर हैं ये कांग्रेस के कुछ नेता, सब तो नहीं लेकिन कुछ नेता अवश्य समझ रहे होंगे। संवैधानिक संस्थाओं को आपने मजाक बना के रखा है। एक व्यक्ति होता है, गलती होती है, चलिए गलती हो गई, दूसरी गलती होती है, वो भी हो गई, तीसरी गलती होती है, वो भी हो गई। सर 22 वर्षों से लगातार गलतियां ही हो रही हैं और आप उससे सीख नहीं रहे हैं, तो उस पर क्या टिप्पणी की जाए जी? हम अपने जाना नहीं चाहेंगे। देखिए, संवैधानिक संस्थाएं हैं, आपको किसी पे भरोसा नहीं है। आपको जब जमानत मिल जाती है तो वही संस्था वाह हो जाती है, और जब वही संवैधानिक संस्था आपको जो है दोषी मानती है और उसी हिसाब से सजा सुनाती है, तो आपकी जो है घिघियां बन जाती है। आपको समझ नहीं आता कि आपको कैसे रिएक्ट करना चाहिए। तो कांग्रेस पार्टी के श्री राहुल गांधी जी एक ऐसे नेता है इस देश में जो अबाध रूप से 22 वर्षों से गलतियां करते आ रहे हैं, जिसको कि आज तक कांग्रेस पार्टी चाहती है कि कोई गलती माने भी नहीं। सुप्रीम कोर्ट में आपने किया, माफी मांग के आए वापस, आज 2 साल की सजा हुई है और उसके बाद आपको बेल मिली है। ठीक है, संविधान सबके लिए समान है, लेकिन आप कांग्रेस के प्रवक्ता की आप बात देखेंगे, आप उनके जो है विचार देखिए, किस प्रकार से वो प्रसारित करना चाह रहे हैं या वो क्या बताना चाह रहे हैं, उससे जो है समझ नहीं आता। बताना चाह रहा हूँ, मैं स्पष्ट कर देता हूँ भाजपा के प्रवक्ता बंधु, मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि देश में मोदी की तानाशाही नहीं चलेगी। मोदी का तानाशाही वाला स्वरूप नहीं चलेगा, और तानाशाह जैसा व्यवहार करेंगे तो मोदी को देश सत्ता से बाहर जाना होगा कि देश की जनता उनको अर्श से फर्श पर ला के बैठा देगी। मेरा स्टैंड क्लियर है, इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में तानाशाही नहीं चला सकते आप। हो सकता है, मैंने कह दिया, मेरा स्पष्ट है। आप क्या कहना चाहते हैं, अपना बता दीजिए। मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन तानाशाह की तरह व्यवहार नहीं कर सकते। लोकतांत्रिक मूल्यों के तहत व्यवहार करना पड़ेगा। चलिए ठीक है रत्नेश जी, बीच में मत इंटरप्ट कीजिए। आपके पास जब मैं आऊंगा आपको पूरा मौका दूंगा। प्रदीप जी आप कंप्लीट कीजिए। जी सर, ये आपका कार्यक्रम है, कोई मछली बाजार नहीं है और काफी लोग इसको देखते हैं, तो मेरी विनती है कि उनको थोड़ा सा या तो म्यूट कर दें या तो उनको संभालने का प्रयास करें, क्या वो बीच में इंटरप्ट नहीं। उनको मैंने बोल दिया, आप अपनी बात पूरी कीजिए। देखिए, कांग्रेस का चाल चरित्र देखिए, ये पिछले चुनाव दर चुनाव क्या स्थिति हो रही है। लोकसभा के चुनाव में आम चुनाव जो हमारे कहा जाता है, उसमें इनकी स्थिति क्या रहती है और किस प्रकार से ये चाहते हैं, और खुद की स्थिति कैसी है, कहाँ से साफ हो गए। ऊपर से जो है आदरणीय मोदी जी को ये तानाशाह कहते हैं। अगर मान लीजिए आज बेल नहीं मिली होती राहुल जी को बेल, और इस प्रकार से इनका ये जो बात होती है कांग्रेसी प्रवक्ता मित्र के, तो एक बार के लिए कोई समझ सकता है। लेकिन आप ये बताइए कि क्या संसद का न्यायालय पे भी प्रभाव है? ये दोनों स्वतंत्र एजेंसीज हैं, दोनों स्वतंत्र संस्थाएं हैं,
और आप अपने बचाव के लिए दूसरी संस्थाओं को भी, इस देश के संविधान निर्माताओं ने कितना अच्छा सिस्टम बनाया कि न्यायपालिका, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, और एक कई जगहों पे मैंने सुना है कि लोग कहते हैं कि तुम्हें तो कोर्ट में देख लूंगा, यानी उनका भरोसा जो है न्यायालय पे सर्वोच्च है। यानी आदमी कुछ भी कह जाए, उसका आखिरी जो पॉइंट है जहां पे वो सोचता है कि यहाँ तो मुझे न्याय मिलेगा ही मिलेगा, वो न्यायालय है। ठीक है, अब कांग्रेस पार्टी जो है इंतजार कीजिए बारी का, न्यायालय को भी, आनंद जी भी बैठे हैं, न्यायालय सबको बराबर का मौका दूंगा। ये न्यायालय का भी मखौल उड़ाएंगे, तो देश की जनता आज समझती है। और सर ये बताइए, आजकल कौन होता है दूसरे की गलती को बताने वाला, सुधारने वाला? चलिए अब आप ये बताइए, सामने वाला गलती, एक 5 सेकंड और दे दीजिए, 5 सेकंड और दे दीजिए, मैं इसे खत्म करना चाहूंगा कि देखिए, बार बार गलती जब दोहराई जाती है तो वो गलती नहीं रह जाती है, वो जानबूझ करके इच्छा हो जाती है जी। और राहुल जी के हाथ इस देश के घात करने वालों के सदा साथ रहा है। इस पे आज न्यायालय की मोहर है। उनके कार्यक्रम को देख कर, उनकी बातों को, उनके अंतर्राष्ट्रीय बोलचाल को देख करके समझ आता है कि आप एक जिम्मेवार सांसद हैं। 52 वर्ष से ऊपर के हो गए, अब आप युवक नहीं रह गए, लेकिन फिर भी इस तरह की अगर हरकतें होंगी तो देश की जनता अपना निर्णय जब लेगी तो इन सब बातों का संज्ञान लेकर के ले। चलिए ठीक है, आनंद जी, सबसे पहले तो आप इस फैसले को कोर्ट के कैसे देखते हैं? क्योंकि कांग्रेस तो सीधे तौर पर आरोप लगा रही है और सवाल उठा रही है। आरोप ये कि दबाव में ये फैसला हुआ है। अभी अशोक गहलोत साहब का बयान हम लोग सुन रहे थे, उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि जुडिशरी, ईडी, सीबीआई पर दबाव है और लोकतंत्र खतरे में है और हर फैसला प्रभावित है। देखिए, जहां तक आज सूरत कोर्ट की ये बात है, ये चाहे कांग्रेस इसको किसी भी रूप में परिभाषित करे या लोगों के सामने रखे, ये राहुल गांधी के लिए एक सेटबैक है। 2 साल की जो सजा हुई है ये आपराधिक मानहानि केस में हुई है जी। और क्या है, इसमें जनप्रतिनिधित्व कानून के तहत लोकसभा अध्यक्ष को अब ये अधिकार मिल गया है कि वो राहुल गांधी की सदस्यता पर विचार कर सके समाप्त करने पर। और नियम ये है जनप्रतिनिधित्व कानून के तहत कि वो सजा मिलने के दिन से उनकी सदस्यता समाप्त की जा सकती है और जब वो सजा काट लें उसके 6 साल तक वो किसी तरह का कोई चुनाव देश में नहीं लड़ सकते हैं। भारतीय जनप्रतिनिधित्व कानून के तहत ये प्रावधान है। तो इसलिए इस कानून की वजह से तो बड़े संकट में है राहुल गांधी। और यदि जो मानहानि केस में, आपराधिक मानहानि केस में जो उन्हें 2 साल की सजा मिली है, वो अपने आप में एक बड़ी बात है। अभी कांग्रेस के जो आपने की उस पे मैं देख रहा था और ट्वीट भी पढ़ा मैंने उनका, मुख्यमंत्री राजस्थान का, तो वो मान रहे हैं कि ये टिप्पणी की है राहुल गांधी ने जी। और कह रहे हैं कि ये टिप्पणियां राजनीतिक हैं, ऐसी चलती रहनी चाहिए। तो कांग्रेस के लोग मना तो कर नहीं रहे हैं कि वो उन्होंने इस तरह की टिप्पणी नहीं की। अब जब उन्होंने टिप्पणी की और उस वर्ग का, उस सरनेम से आने वाला एक व्यक्ति जब उसके खिलाफ मानहानि के मामले को लेकर के कोर्ट में जाता है, कोर्ट उस पर सुनवाई करती है। राहुल गांधी अक्टूबर 21 में अपना बयान दर्ज करा करके आते हैं और आज वो फैसला होता है। उस फैसले में 2 साल की सजा है। तो अब कांग्रेस कैसे कह सकती है कि दबाव में है न्यायपालिका? और ये बड़ा एक फैशन चल गया है पूरे कांग्रेस के ऊपर से लेकर के निचले स्तर के सभी लोग, अभी ये जो कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ पैनल में हैं, ये भी अपने जो रिएक्शन में शुरुआत में यही कह रहे थे रत्नेश जी कि मान लीजिए राहुल गांधी साहब ने बात ये कह भी दी तो सभी समुदाय के लोगों को अपने ऊपर लेने की क्या ज़रूरत है? अगर मिश्रा जी के लिए कोई बात कह दी तो ये थोड़ी है कि पूरे मिश्रा कम्युनिटी के लोग खड़े हो जाएंगे, पटेल कम्युनिटी के लिए कोई बात कह दी तो वो खड़े हो जाएंगे। ये तो एक तरह से उन्होंने उदाहरण दिया था। यही तो आखिर राहुल गांधी ने यही तो कहा आज कोर्ट में उनकी सफाई में, जो उनके वकीलों ने परसों दलील पूरी की थी, उसमें उन्होंने कहा था कि मंशा नहीं थी हमारी
किसी को चोट पहुंचाने की मंशा। सवाल ये है कि आप ही कह रहे हैं ना ये बात कि मंशा नहीं थी, कोर्ट ने तो माना ना इस दलील को। आ रहा हूं रत्नेश जी, कंप्लीट करने दीजिए एक बार। शब्दों के पीछे मंशा वही थी, तभी तो उसने आरोपित किया। और रही की जमानत क्यों दे दिया? जमानत तो इस प्रावधान में है कि आगे के कोर्ट में वो जा सके, इसके लिए समय दिया। वो 30 दिन की जमानत, लॉफुल बात जो नहीं जाते हैं, लॉफुल बात जो हम कर भी रहे थे कि 3 साल से ज्यादा की सजा होती तो 1/4 शायद काटनी भी पड़ती। वो तुरंत जेल भेज देते हैं, उसके बाद जमानत की बात आती है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन चूंकि 3 साल से कम की सजा है, इसलिए अदालतें समय देती हैं कि जो भी आरोपित हुआ है वो ऊपर की अदालतों में अपनी बात रख सके। ठीक है, कांग्रेस को रखना चाहिए। अगर कांग्रेस को ऐसा लगता है कि न्यायपालिका दबाव में है तो ऊपर की अदालतों में ना जाए, क्योंकि न्यायपालिका तो ऊपर वाली भी दबाव में होगी। बिल्कुल। तो कैसे ये माना जाए कि वो उनके हक में फैसला देगी? तो जिसके ऊपर आरोप लगा रहे हैं उसी के पास न्याय के लिए जाना है। अच्छा आनंद जी, एक चीज और बताइए, क्योंकि बड़ी विडंबना है जी। ठीक है, एक चीज और बताइए। अभी जब हम रत्नेश जी की बात सुन रहे थे, उन्होंने 2 चीजें कही थी। पहला जो आपने रिएक्शन दे दिया जिसके ऊपर प्रतिक्रिया पे, और दूसरा ये कि उन्होंने अटल जी का जिक्र किया कि अटल जी ने सरकार पर उस समय रिएक्शन दिया था और नर पिशाच जैसा व्यंग्य जो है वो कस दिया था। तो मान लीजिए आज रत्नेश जी उसका एग्जाम्पल दे रही हैं, उदाहरण दे रही हैं, ठीक है, लेकिन अगर किसी एक ने गलती की, मैं हालांकि इस चीज़ को ये नहीं कह रहा कि किसकी गलती है या किसकी नहीं, क्योंकि ये कानून का काम है, न्यायपालिका का काम है, लेकिन अगर इस चीज़ को ये एक उदाहरण के तौर पर पेश किया जा रहा है तो क्या ये मान लिया जाए कि अगर किसी एक ने गलती की तो आप भी उस गलती को दोहराएंगे? इस पे दूसरे तरीके से रिएक्ट कर रहा हूँ। देखिए, अगर ये बात मुझे नहीं पता और कांग्रेस के प्रवक्ता को भी नहीं पता है कि किस स्पीच में उन्होंने ये बात कही थी। मेरे ध्यान में आनंद जी मैं जवाब दे देता हूँ। आपको नहीं पता होगा, मुझे पता है। आपको नहीं, अपनी बारी में आपको नहीं पता, ये आपकी कमी है, मुझे पता है। अपनी बारी में कहिएगा। चलिए ठीक है रत्नेश जी, रुक जाइए, इसके बाद आप ही के पास आ रहा हूँ। आनंद जी कंप्लीट कीजिए आप। आपको पूरा समय दिया जा रहा है और बराबर का समय मिल रहा है। आपके पास आ रहा हूँ, एक बार उनका कंप्लीट होने दीजिए, उनका रिएक्शन। जी आनंद जी। जो कहना चाह रहा हूँ, इस पे दूसरे से रिएक्ट करना चाह रहा हूँ कि नर पिशाच शब्द जो है वो असंसदीय शब्द है और अगर उन्होंने इस्तेमाल किया है तो वो हटा दिया गया है। ठीक है, संसद की उसमें से, रिपोर्ट्स में से, उस बयान सदन की कार्यवाही में से उसको निकाल दिया गया, हटा दिया गया। और जब कोई शब्द निकाल दिया गया तो उसका महत्व समाप्त हो जाता, वो खत्म हो जाता है। इन्होंने यही कहा है कि संसद में कहा था सरकार को नरपिशाच। चलिए, तो सदन के अध्यक्ष ने उसे कार्यवाही से निकाल दिया है। जब वो कार्यवाही में शामिल ही नहीं है तो वो कहां से टिप्पणी का हिस्सा हुआ? ठीक है रत्नेश जी, मैंने आनंद जी की बात का जवाब दे दिया। हाँ दीजिए। आनंद जी एक तरफ कह रहे हैं कि अटल जी ने कब कहा था उनको नहीं पता, लेकिन ये कह रहा है कि नरपिशाच एक असंसदीय शब्द है और उसको संसद की कार्रवाई से हटा दिया गया। कहना क्या चाहते हैं बंधु? एक तरफ तो आप समझ में आएगा ही। अब आपकी बारी आएगी तो बोलिएगा, अब आपकी बारी आएगी तो बोलिएगा। अब मेरी बारी बोल रहे थे, अब मेरी बारी है। आप बोल रहे थे ना, आप कांग्रेसियों का समस्या। अब मेरी बारी है, अब मेरी बारी है आनंद जी, हो गया आपका, अब मेरी बारी है। इनके इस स्टेटमेंट में ही विरोधाभास है। पहले तो ये कहते हैं कि हमें पता नहीं कब कहा, फिर कह रहे हैं कि असंसदीय शब्द है और कोर्ट ने उसने क्या कहते हैं संसद से हटा दिया गया होगा। कहना क्या चाहते हैं प्रभु? आपकी समझ में नहीं आएगा। अरे अब आप समझना नहीं चाहते। अरे भैया मैं वही तो आप कह रहा हूँ, आपकी बारी नहीं है, आपकी बारी। इन्हीं से बुलवा सवाल। हाँ तो मेरे से सवाल क्यों पूछ रहे हैं? अरे भैया अब मैं क्या बोलूंगा ये आप निर्धारित करेंगे क्या? नहीं तो मेरे से सवाल मत पूछिए, आप अपनी बात बिल्कुल पूछूंगा। आपने उन बातों को जवाब दूंगा फिर ना, मैं तो जवाब दूंगा फिर। अरे चलिए ठीक है, 1 मिनट आनंद जी, रत्नेश जी रुक जाइए। रत्नेश जी आपका सवाल आनंद जी से है? आपका सवाल आनंद जी से है क्या? रत्नेश जी 1 मिनट रुकिए। आनंद जी, आनंद जी रुकिए, एक बार रुकिए। रत्नेश जी आपका सवाल आनंद जी से है? अच्छी तरह डिफेंड कर रहे हैं। रत्नेश जी आपका सवाल आनंद जी से है? आप आनंद जी से सवाल पूछिए। देखिए आप सुनिए आनंद जी,
आप अभी मुझे बता रहे थे कि मैं बीच में ना बोलूं, और मेरे बीच में आप बोले जा रहे हैं। चूंकि आप चुप नहीं हुए तो फिर मुझे भी वही करना पड़ा। चलिए कोई बात नहीं। आनंद जी, रत्नेश जी सुनिए, 1 मिनट रुक जाइए, ऐसे चर्चा नहीं चल पाएगी। रत्नेश जी, आपका सवाल अगर आनंद जी से है तो आप आनंद जी से पहले सवाल पूछ लीजिए। हाँ नहीं, मैं कह रहा हूँ, मैं सवाल नहीं पूछ रहा हूँ, मैं तो बस एक डाउट आ गया वो क्लियर कर रहा हूँ। हाँ बताइए, चलो आप पहले आप अपना डाउट क्लियर कीजिए, बताइए क्या डाउट है। किसी चीज के बारे में पता नहीं है तो फिर वो ये नहीं कह सकता कि इसको हटा दिया गया या कंटिन्यू किया गया। चलिए ठीक है। दूसरा मुद्दा, हाँ। दूसरा मुद्दा मैं बताता हूँ कब कहा गया था। 1996 में आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी, हमारे पूर्व प्रधानमंत्री जी, सदन को संबोधित कर रहे थे। ठीक है। और उन्होंने सरकार की आलोचना करते हुए नरपिशाच शब्द का प्रयोग किया था। आपको अगर पता हो तो आप पार्लियामेंट के सेंट्रल हॉल जाइएगा, वहां पर पड़ी हुई है सारी कार्रवाइयां, वहां से मंगवा के उसका ऑडियो विजुअल और किताब के रूप में आप देख सकते हैं। आनंद जी पढ़ लीजिएगा। ठीक है। उसके बाद देखिए, संसदीय असंसदीय शब्द का जो निर्धारण होता है, ये तो जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो उसने शब्दों की एक पूरी लिस्ट जारी कर दी। अब सदन में आप तानाशाही शब्द का प्रयोग नहीं कर सकते, सदन में आप हाय हाय का प्रयोग नहीं कर सकते, सदन में आप मुर्दाबाद का प्रयोग नहीं कर सकते। ये सारे आप किसी भी लोकतांत्रिक देश में चले जाएंगे तो चलिए ठीक है। फिलहाल मुझे एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना है, ब्रेक के बाद जल्द लौट रहे हैं, चर्चा जारी रहेगी। छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। सीधा चलेंगे अपने मेहमानों के पास और चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। रत्नेश जी, बात पूरी कीजिए अपनी। अब बैंकर महोदय, आपका कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। नहीं, ठीक है रत्नेश जी, अब मुझे ये बताइए कि जिस तरह से कांग्रेस सवाल उठा रही है कहीं ना कहीं सीधे तौर पर न्यायपालिका के ऊपर, क्या ये ठीक है? पहली बात। दूसरी बात ये कि जिस तरह से अभी कांग्रेस लगातार इस मामले को लेकर रिएक्शंस दे रही है, ऐसे ही बीजेपी के भी तमाम नेताओं के रिएक्शंस आ रही हैं। और राजनाथ सिंह का भी हम बयान सुनवा रहे थे, जिन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि शस्त्रों से भी ज़्यादा शब्दों की जो चोट है वो गहरी होती है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं राहुल गांधी एक बड़े नेता हैं, उनको मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए कोई भी बयान देते हुए, लेकिन वो अक्सर अपनी मर्यादा से बाहर चले जाते हैं। तो आपको नहीं लगता कि पहली बात, जिस तरह से आप न्यायपालिका पर लगातार सवाल खड़े कर रही हैं वो अनुचित है? एक तरफ तो आप खुद देश में लोकतंत्र की बात कर रहे हैं और खुद ही आप सवाल खड़े कर रहे हैं, और दूसरा कि जो शब्दों का चयन है, चाहे मैं ये कोई भी पार्टी हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो या कोई अन्य राजनीतिक दल हो, सभी को गरिमा बनाकर रखनी चाहिए। आपने कहा कि अगर राहुल गांधी ने ये बात कही भी है तो सभी जो मोदी कम्युनिटी के लोग हैं उनको एक तरह से अपने ऊपर नहीं लेनी चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं जो उनको जो आहत हो रहे हैं, तो आपको लगता है कि अगर लोग आहत हो रहे हैं तो ऐसा बयान देने की क्या जरूरत है? चलिए अब मैं आपको जवाब देता हूँ। अगर ऐसी बात है एंकर महोदय, फिर तो लाल कृष्ण आडवाणी जी को आजीवन जेल भेज देना चाहिए, क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान में जाके जिन्ना को फ्रीडम फाइटर कहा था और जिन्ना को बहुत बड़ा नेता बताया था। बताइए, जिस व्यक्ति के कारण हमारे देश का विभाजन हुआ, उसको जाकर भाजपा का एक नेता उसका पाकिस्तान में जाकर गुणगान करता, सोचिए भारतीयों की आत्मा को कितनी ठेस पहुंची होगी। दूसरा बिंदु, माननीय प्रधानमंत्री जी विदेशों में जाते हैं और कहते हैं कि हिंदुस्तान के लोगों को शर्म आती थी कि उनका जन्म हिंदुस्तान में हुआ है। ठीक है। वो बताने से कतराते थे। सोचिए कितनी ठेस पहुंची होगी भारत के लोगों को उनके इस बयान पे। तीसरा और सुन लीजिए आप, राजनाथ सिंह जी राम मंदिर जब आते हैं तो वो एक पार्टिकुलर व्यक्ति को, एक दलित समुदाय का व्यक्ति था, उसको ये कहा गया कि राम मंदिर ट्रस्ट में उसको स्थान दे दिया जाए। कहते नहीं, इस पर जो निर्णय होगा वो राम मंदिर के जो पुजारी हैं वो लेंगे, सरकार इसमें इंटरवीन नहीं कर सकती। ये पूरे दलित समुदाय का कितना बड़ा अपमान था। राजनाथ सिंह जी को वहां पर भी शब्दों का ध्यान रखना चाहिए था। हमारे यहाँ पूर्वांचल में एक कहावत है कि दूसरों को गुण बताते हैं और खुद गुलगुला खाए जा रहे हैं। तो ये तो बड़ी दिक्कत है, इन सबको तो जेल में भेज देना चाहिए। दूसरी बात,
रही कोर्ट की बात, तो इस देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद भारतीय निर्वाचन आयोग जो एक संवैधानिक संस्था है, उसके चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति करने का अधिकार संसद को है। संसद करती भी रही है, संसद फेरबदल भी करती रही, लेकिन इस सरकार ने इस तरह से संवैधानिक मूल्यों को चपत लगाई कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय को इंटरवीन करना पड़ा उसकी निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति को लेकर। अभी आपने देखा होगा एक कमेटी गठित कर दी सर्वोच्च न्यायालय ने। आप सोचिए कितना बड़ा संवैधानिक ढांचे पर कितनी बड़ी चोट थी कि संविधान को बचाने के लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय को इंटरवीन करना पड़ा। दूसरा तीसरा एक और मुद्दा, इन्हीं के पार्टी के नेता हैं सुब्रमण्यम स्वामी, वो भरे मंच पर कहते हैं कि राम मंदिर के बनने में नरेंद्र मोदी का कोई योगदान नहीं है, और वो भरे मंच से कहते हैं कि राम मंदिर बनने का श्रेय राजीव गांधी को जाना चाहिए। उस पर भारतीय जनता पार्टी तो एप्रिशिएट नहीं करने आई, क्योंकि वो तो मोदी जी के ऊपर सीधा अटैक था। ठीक है, जवाब ले लेते हैं प्रदीप जी से। प्रदीप जी अब सुन लीजिए सर, मेरा समय है थोड़ा सा। कोई बात नहीं, आपका समय है। प्रदीप जी भी काफी देर से इंतजार कर रहे हैं, आऊंगा मैं आपके पास, रुक जाइए। कंक्लूड कर रहा हूँ प्रदीप जी, 10 सेकेंड। तो इन सब चीजों पर भारतीय जनता पार्टी को देखना चाहिए और उनको ये भी बताना चाहिए कि आपने भी फ्यूचर में क्या पास्ट में क्या कर रखा है। ऐसे तो पता चलता। चलिए ठीक है, इस तरह से 1974 में प्रमाण परीक्षण के उपरांत आलोचना की जा रही थी। ठीक है प्रदीप जी, को तो जवाब दीजिए। देना चाहिए था इंदिरा जी को। सर, चूंकि कांग्रेसी मित्र ने बताया है कि कोई उसकी सही कहावत में बता देता हूँ, उसको कहते हैं पूर्वांचल में की ही रेफरेंस से मैं बता रहा हूँ, गुल खाए गुलगुले से परहेज। जो उन्होंने इसका भावार्थ सहित चित्रण किया, उसमें अगर हिंदी के प्रश्न पत्र में भाई साहब मिश्रा जी जाके करेंगे तो 10 में से 2 नंबर भी नहीं मिलेंगे। गुल खाए गुलगुले से परहेज, ये है सही जो कांग्रेस करती है। दूसरे कहावत का प्रयोग करा चाहते रहे हैं, हम कहा चाहते रहे हैं आने बूढ़ा सगुन बतावा है, और अपन वो अलग कहा जाते हैं हम बख्श देन तो का उनका बख्श देना कई हुई प्रकार के शब्द के प्रयोग नहीं कर सकता। अरे पूर्वांचल के होबो तो समझ को हम कहा का चाहिए था। अरे रत्नेश जी, आप एक मंच पर हैं, अपने शब्दों की मर्यादा कांग्रेस वाला परिचय मत दीजिए। नहीं अंकल महोदय, मैंने मैं भी आपको बता रहा हूँ, ये हमारे संस्थान का मंच है और जिम्मेदारी के साथ हम यहाँ पर पत्रकारिता करते हैं। किसी का ये नहीं कि जो मुंह में आएगा कोई भी कुछ कहेगा। ठीक है, बने रहिए आप। प्रदीप जी जवाब दीजिए। भाषा का प्रयोग किया है, देखिए जैसा कि भाषा का प्रयोग किया है। अगर मैं गलत हूँ तो मैं बिल्कुल, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, कोई और राजनीतिक दल हो या विश्लेषक हो, अगर मर्यादा से बाहर जाएंगे तो रोकना मेरा काम है और मैं वो करूंगा जिम्मेदारी के साथ। प्रदीप सिंह जी जवाब दीजिए। ठीक है, आप इंतजार कीजिए अपनी बारी का, आपको पूरा मौका दे दिया, आप इंतजार कीजिए। प्रदीप जी आप जवाब दीजिए। आदरणीय एंकर जी, मैं आपके इसी संदर्भ को आगे लेकर के चल रहा हूँ कि किसी के कंधे पे रख के बंदूक चलाना बड़ा आसान होता है। और कांग्रेस अपने एओयू के स्थापना के समय से 1885 में जब स्थापना हुई थी एओयू द्वारा, जो कि एक ब्रिटिश नागरिक था, वो यहाँ पे नौकरी करता था और कांग्रेस को एक सुरक्षा नली के रूप में, अंग्रेजी शासन की एक सुरक्षा नली के रूप में उसने स्थापित किया। फिर ये गलत इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं, लेकिन आज इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं आप। राहुल गांधी का प्रमुख सचिव नहीं होता, पार्टी का प्रमुख राष्ट्रीय अध्यक्ष होता है, और राष्ट्रीय अध्यक्ष ब्योमकेश बनर्जी थे, एक हिंदुस्तानी था। आप लोग गलत इंटरप्रिटेशन करते हैं भाई। कांग्रेस पार्टी के पहले अध्यक्ष ब्योमकेश बनर्जी थे, पार्टी का अध्यक्ष सचिव नहीं होता, पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष पार्टी का मालिक होता। आप कभी क्यों नहीं बताते कि ब्योमकेश बनर्जी उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष थे? कन्विंस करना चाहेंगे, ये मेरी समझ से परे है। अरे आप कैसे कन्विंस करना चाहेंगे भाई? मैं आपका इतिहास बताऊंगा तो आप चकरा जाएंगे। हेडगेवार जी कांग्रेस के व्यक्ति थे, हेडगेवार जी कांग्रेस से निकल के आए थे, तो आपके तो पैतृक ऑर्गेनाइजेशन का डीएनए कांग्रेस का है। हेडगेवार जी ने राजनीतिक यात्रा कांग्रेस से शुरू की थी, आपको ये पता? चलिए ठीक है, हेडगेवार जी ने अपनी राजनीतिक मिश्रा जी बार बार इंटरप्ट मत कीजिए, आपने अपनी बात कह दी, अब इंतजार कीजिए, मैं आपके पास आऊंगा, पूरा मौका दूंगा आपको। कि किसी पॉलिटिकल पार्टी का जो मुखिया होता है वो सचिव होता है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष होता है? ये राष्ट्रीय अध्यक्ष का नाम क्यों नहीं बताते?
ये क्यों नहीं बताते कि ठीक है, कोई बात नहीं, आपको मौका पूरा दूंगा, आप उस समय पूछ लीजिएगा जो पूछना होगा। प्रदीप जी जवाब दे दीजिए जल्दी से, क्योंकि ऐसे समय नहीं खराब करना, हम ऐसे समय नहीं खराब करने दूंगा मैं। ठीक है, रुक जाइए रत्नेश जी, रुक जाइए, बीच में इंटरप्ट मत कीजिए बेवजह चीखने से ऐसे मंच नहीं चला करते। प्रदीप जी आप जवाब दीजिए जल्दी से। ये देखिए, इस पे जवाब देने जैसा इनके समक्ष कुछ रहा नहीं। आप देखिए कि स्वस्थ चर्चा जहाँ पे होती है, हम में से कोई भी चिल्ला नहीं रहा, हम में से कोई भी ऐसी हरकतें नहीं कर रहा है जो कि एक स्वस्थ चर्चा को कहीं दूर लेकर के जाए। हम सीधे सीधे उसी मुद्दे पे बने रहना चाहते हैं, और मुद्दे को भटकाने के लिए निश्चित तौर पे मजबूरी होती है किसी व्यक्ति की, जब उसके पास कुछ नहीं रह जाता जिसपे कि वो अच्छे से डिफेंड कर विचारधारा अपनी पार्टी को, तो उसको इस तरह के जो है हथकंडे अपनाने पड़ते हैं। अब कोई भी होता आप मानो है जवाब ले लीजिए एंकर महोदय, आप इससे अरे मुझे क्या करना है मिश्रा जी, आप मत बताइए, मुझे पता है। आपका जब समय आएगा, आपको जब समय आपका आएगा, आप तब जो मर्जी पूछिएगा, आपका जो सवाल हो आप भाजपा से पूछिएगा। डिबेट को कैसे चलाना है ये रत्नेश मिश्रा को बताने की जरूरत नहीं है। प्रदीप जी ये बताइए मुझे कि अभी हम एक वकील की प्रतिक्रिया सुनवा रहे थे चर्चा की शुरुआत में, और वो सीधे तौर पर ये आरोप लगा रहे थे कि जो इस मामले में शिकायतकर्ता थे वो खुद स्टे लेने के लिए हाई कोर्ट चले गए, और जब तक कुछ जजों का तबादला नहीं हुआ तब तक इस मामले की जो फैसला है उसको लटकाने का प्रयास किया गया। ये आरोप लगाए गए, कैसे आप इसको देखते हैं? क्योंकि सीधे तौर पर आरोप तो आप ही के ऊपर लगाए जा रहे हैं, सवाल भी आप ही के ऊपर खड़े हो रहे हैं पार्टी के ऊपर कि आप लोगों ने इस कहीं ना कहीं प्रभाव डालकर इस तरह के फैसले आप लोग करवा रहे हैं। हालांकि मामला न्यायपालिका का है और हम उसका पूरा सम्मान करते हैं, लेकिन मैं आपसे जवाब कांग्रेस के आरोपों का मांग रहा हूं। इस देश को इमरजेंसी में लगा करके तानाशाही का इससे बड़ा प्रारूप आज तक हमारे संवैधानिक इतिहास में नहीं दिया हो। इनको नैतिक अधिकार नहीं है उस सवाल को पूछने का। बहरहाल हम अगर राजनीति में हैं, हम अगर मीडिया में हैं, और हमको 3 बेसिक चीजों का, वैसे तो 4 चौथा स्तंभ मीडिया है, लेकिन अगर 3 बेसिक चीजों का नहीं पता है तो फिर उस पर चर्चा करना व्यर्थ है। न्यायपालिका के कार्यों में व्यवस्थापिका या कार्यपालिका अड़चन नहीं डालती है, पिन पॉइंट नहीं करती, और उसका अधिकार भी नहीं है। सबके अपने अपने अधिकार हैं, और कहीं न कहीं उनके अधिकारों की एक सीमा है। अगर आप न्यायपालिका की बात जो है हमसे जानना चाहेंगे तो हम उस पर कैसे टिप्पणी कर सकते हैं? मैं अपनी पार्टी का कार्यकर्ता हूं, मैं अपनी विचारधारा के लिए, अपनी सरकार के किए गए अच्छे कार्यों के लिए जिम्मेवार हूं, और मैं उनसे जवाब दूंगा। लेकिन अगर इस प्रकार के प्रश्न आते हैं, देखिए एक और एनालॉजी में, एक और एग्जांपल मैं देकर के आपको लेना चाहता हूं कि कुछ पार्टियां हैं जब वो चुनाव जीतती हैं तो उनके लिए ईवीएम अच्छी हो जाती है, और जब वो चुनाव हारती हैं तो सारा दुखड़ा उनको ईवीएम पे रोने का जैसा आता है। ये भारतीय राजनीति में या चुनावी व्यवस्था में इस तरह के समाचार बनते रहते हैं, आते रहते हैं और जाते रहते हैं। लेकिन जब एक महत्वपूर्ण पार्टी का महत्वपूर्ण व्यक्ति सजा याफ्ता करार दे दिया जाता है तो आपको उसको स्वीकार करने में क्या बुराई है? संवैधानिक पे इसका मतलब आपका भरोसा नहीं है, आपकी परिपाटी रही है कि आप संस्थाओं को अपने हिसाब से चलाएं। 1992 में हमारे भारतीय जनता पार्टी की शासित 4 सरकारें थी, केवल दिमागी खुराफात के चलते उन सभी को जो है राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया। आप बताइए क्या समय सच था? लेकिन कांग्रेस उस समय केंद्र में थी, उसने जैसा उचित समझा वैसा किया, उसने देश के लिए उचित समझा या अपने भविष्य के लिए उचित समझा, ये तो मैं नहीं कहूंगा इस समय क्या है। लेकिन कांग्रेस का इतिहास ऐसा रहा है कि संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग उनका रिटन डॉक्यूमेंट है जिसके पास। चलिए ठीक है आनंद जी, ठीक है प्रदीप जी, आनंद जी इंतजार कर रहे हैं, मैं आनंद जी के पास जाऊंगा। आनंद जी ये बताइए कि हम जिस तरह से चर्चा कर रहे थे, ये कोर्ट का फैसला आ गया है, राहुल गांधी के लिए टेक्निकली कितनी मुश्किल खड़ी कर सकता है कि ठीक है जनता की अदालत में जाकर आप ये बात उठा रहे हैं कि फैसला प्रभावित है, कहीं ना कहीं प्रभाव डालकर इस फैसले को कराया गया है, सीधे तौर पर आप न्यायपालिका पर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन जिस तरह से अब 2024 का चुनाव सामने खड़ा है, अगर ऐसे में यदि जो लोकसभा स्पीकर हैं वो कोई निर्णय ले लेते हैं तो राहुल गांधी के लिए टेक्निकली कितनी मुश्किल हो सकती है 2024 के लिए? क्योंकि 6 साल तक
जिस तरह से रोक का प्रावधान है, 2 साल की सजा है, तो ये तो कुल मिलाकर के 8 साल का समय चला जाएगा ऐसे। हाँ, मैं वही कह रहा था ना कि अगर आज सजा सुनाई गई है और आज से ही स्पीकर, चूंकि राहुल लोकसभा के सदस्य हैं, तो लोकसभा के अध्यक्ष के पास ये मामला पहुंच जाता है, सुओ मोटो ही पहुंच जाएगा, वो स्वतः संज्ञान ले सकते हैं और उस पे उनकी सदस्यता को पर वो विचार कर सकते हैं जी। अब उनका निर्णय क्या होगा वो स्पीकर जाने, बिल्कुल। लेकिन जो भारतीय जनप्रतिनिधित्व कानून है उसके तहत ये प्रावधान है कि जिस भी किसी लोकसभा या राज्यसभा के या किसी विधानसभाओं के सदस्यों को 2 साल या उससे ऊपर की सजा होती है, उसकी सदस्यता वो समाप्त कर सकता है, ठीक है, उस सदन का अध्यक्ष जो है या सभापति जो है। और सजा पूरी होने के बाद 6 वर्षों तक वो व्यक्ति किसी भी तरह के चुनाव में भाग नहीं ले सकता है। तो ये कांग्रेस के लिए एक बड़ा ही मतलब चिंता का विषय हो सकता है, उनके लिए चुनौती है राहुल के लिए। अगर आज सभापति कोई निर्णय इस तरह से लेते हैं तो ये बड़ी मुश्किल आ जाएगी, क्योंकि हाई कोर्ट में केस जाएगा भी तो मुझे नहीं लगता कि 1-2 साल के पहले इस केस किसी अपनी निर्णय की स्थिति में पहुंच पाता है। भारतीय न्यायालयों में जो समय लगता है किसी मामले को परिणति तक पहुंचाने में, उसमें 1-2 साल का समय कोई बहुत बड़ा समय नहीं माना जाता है। तो यही केस लगभग 3.5 सालों में इस निर्णय पर पहुंचा है जी। तो अब यहाँ से हाई कोर्ट की बात होगी, तो हाई कोर्ट में सुनवाई की स्थिति बनेगी। अब वो कितने दिन में वो स्थितियां पूरी होंगी ये देखने की बात होगी। क्योंकि तो यहाँ पर आनंद जी मैं आपको रोक रहा हूँ और एक मैं बिल्कुल मिलता जुलता उदाहरण यहाँ पर मैं जोड़ना चाहूँगा। हिमाचल में कांग्रेस के विधायक थे और उनका भी कुछ इस तरह का ही एक मामला था जिसमें उनको करीबन 2 से 2.5 साल की सजा सुना दी गई। उसके बाद उनकी जो सदस्यता थी, क्योंकि उस समय बीजेपी की सरकार थी हिमाचल में, अभी चुनाव से पहले की ये बात है, और उनकी जो सदस्यता थी वो स्पीकर ने वहाँ पर रद्द कर दी। इसके बाद वो हाई कोर्ट गए, हालांकि हाई कोर्ट ने सदस्यता उनकी जो थी वो फैसला स्पीकर का पलटते हुए बरकरार कर दी, लेकिन कहीं ना कहीं टेक्निकली तौर पे, यानी कि साफ तौर पर कहा जाए तो कानूनी रूप से एक आपके लिए नई जो चिंता थी वो खड़ी हो गई। अब इस मामले में कहीं ना कहीं राहुल गांधी के लिए सबसे पहले चीज़ ये ज़रूरी होगी कि वो इस सज़ा के फैसले के खिलाफ अपील करेंगे ऊपरी अदालत में, एक बात। और इस बीच अगर कोई लोकसभा अध्यक्ष सो मोटो लेते हुए कोई फैसला ले लेते हैं तो वो भी कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए एक चिंता का विषय बन जाएगा। यही मैंने शुरू में कहा था कि ये निर्णय कांग्रेस के लिए और राहुल गांधी के लिए एक सेटबैक है जी। और बहुत सारे केस में ऐसे हुए हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मानहानि केसेस में कई बार अदालत में लिखित तौर पर माफी मांग करके अपने आप को बचा लिया है इस तरह के मसलों से जी। आप देखिए अवतार सिंह भडाना से, अरुण जेटली से, गडकरी से लिखित माफी मांगी अरविंद केजरीवाल ने इसी तरह के मानहानि के केसों में। और जो अरुण जेटली और राफेल का मुद्दा अभी हम कल चर्चा कर रहे थे, तब भी ये बात आई थी कि राफेल के मुद्दे में भी तो राहुल गांधी को एफिडेविट फाइल करना पड़ा था। यस, वहां भी सॉरी फील करना राहुल गांधी ने वहां पर अपोलोजाइज किया था, लेकिन चीफ जस्टिस ने कहा कि ओरल नहीं काम चलेगा, एफिडेविट लेकर आइए। जी जी, तो मैं वही कह रहा था कि अगर कांग्रेस पार्टी इन चीजों को गंभीरता से क्यों नहीं ले रही है मुझे समझ में नहीं आता। अगर कई बार होता है कि राजनीति एक कदम पीछे हटा लेने से कोई बड़ी बात नहीं होती है। अरविंद आज खुले घूम रहे हैं। अरुण जेटली पर का जो मानहानि का केस अरुण जेटली ने किया था वो आपराधिक मानहानि का केस था और वहां बड़ी चालाकी से अरविंद केजरीवाल ने लिखित माफी मांग करके मामले को खत्म कर दिया और आज वो दिल्ली के मुख्यमंत्री बने घूम रहे हैं। ठीक है, तो कम से कम कांग्रेस को गलतियां करने के बाद थोड़ी समझदारी कहीं ना कहीं दिखानी चाहिए। ये कठिन समय है, कांग्रेस के लोग माने ना माने उनके लिए। अब हम लोग तो पार्टी के लोग हैं नहीं, बाहर हैं हम लोग, तो हमें तो चिंता होती है कि विपक्ष के तौर पर कांग्रेस जो अपनी फजीयत करा रही है
उससे अन्य विपक्षी पार्टियों की भी फजीहत हो जाती है साथ ही साथ। चलिए, और ये आरोप लगाना कि न्यायपालिका दबाव में है, ये तो सैम पित्रोदा से लेकर के आ रहा हूं, इसके बाद आप ही के पास आ रहा हूं। कार्यकर्ता भी ये आरोप लगा रहा है, लेकिन आरोप लगाने से ये साबित नहीं होता कि न्यायपालिका दबाव में है। अच्छा, अगर न्यायपालिका आनंद दबाव जी में एक अंतिम चीज और बताइए, क्योंकि मुझे रत्नेश के पास जाना है। जिस तरह से पूरे विपक्ष को 2024 के लिए एकजुट करने की बात है, लेकिन पूरा विपक्ष कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री पद का चेहरा कौन होगा इसके ऊपर बिखरा हुआ शुरू से ही नजर आता है। लेकिन क्या जो इस तरह के राहुल गांधी को लेकर लगातार मामले हो रहे हैं, राहुल गांधी के बयान आ रहे हैं, ऐसी तमाम स्थितियों को देखते हुए भी विपक्ष कहीं ना कहीं एकजुट नहीं होना चाहता, या राहुल गांधी का चेहरा आगे रखकर या कांग्रेस को बड़ी पार्टी, बड़ा राजनीतिक दल मानकर उनके साथ नहीं चलना चाहता? क्योंकि चाहे लंदन के बयान की बात ले लीजिए, चाहे श्रीनगर में दिए रेप वाले बयान की बात ले लीजिए, चाहे राफेल में माफ़ी मांगने की बात ले लीजिए राफेल केस में, तो क्या ऐसी जो राजनीतिक स्थितियां हैं वो विपक्ष को भी एक होने से रोक रही हैं? आनंद जी, यही कहा ना कि कांग्रेस का जो ये व्यवहार है राजनीतिक तौर पर, व्यक्तिगत व्यवहार की बात नहीं कर रहा हूँ, वो अन्य जो विरोधी राजनीतिक दल हैं उनके बीच भरोसा नहीं पैदा कर रहा है, एक बात। दूसरी बात, कांग्रेस खुद नहीं चाहती है कि पूरा विपक्ष एक हो, ठीक है, और उसमें वो उसे कुछ नुकसान उठाना पड़े, क्योंकि जयराम रमेश जी ने लगभग 2 हफ्ते पहले ये कह दिया कि हमारा यूपीए जो है वो तैयार है, जो इसमें आना चाहे उनका स्वागत है, जो नहीं आना चाहे उनकी अपनी मर्जी है। तो इसलिए कांग्रेस का रवैया ऐसा नहीं लग रहा है मुझे कि तभी अखिलेश और ममता ने अलग मोर्चे की बात भी कर दी। जी, तो विपक्ष में वो थोड़ा सा गवाने को तैयार नहीं है सरकार को हराने के लिए, जैसा पहले कभी कांग्रेस तैयार हो जाया करती थी। ठीक है। रत्नेश मिश्रा जी, देखिए अभी मैंने दोनों लोगों को सुना जी, और मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बंधु कह रहे थे कि न्यायालय की क्या कहते हैं फजीहत कर रही है कांग्रेस पार्टी। इनकी पार्टी के एक नेता है किरण रिजिजू जी, विधि एवं न्याय राज्य मंत्री हैं और खेल मंत्रालय का स्वतंत्र प्रभार है उनके पास। उन्होंने कोलेजियम पे खुले मंच से टिप्पणी की थी। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के 2 जस्टिस एस के कौल और जस्टिस अभय सिंह ओखा ने ये कहा कि आपको अपनी हद में रहना चाहिए। आप सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों की आलोचना कर सकते हो, उस पर इस तरह से बात नहीं कह सकते जिससे सुप्रीम कोर्ट की स्वतंत्रता प्रभावित होती हो। उन्होंने कॉलेजियम पे कैसे कैसे बयान दिए थे, मीडिया में आप लोगों ने देखा होगा। तो भारतीय जनता पार्टी के लोग तो पहले इस बात को कहना बंद कर दे कि हम न्यायपालिका पर कोई प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं। दूसरी बात, जहां तक रही कांग्रेस पार्टी की, कांग्रेस पार्टी शुरू से देश के लिए बलिदान देती आई है और आगे भी बलिदान करने के लिए तैयार है। हम लोग सत्याग्रही गांधीवादी विचारधारा के लोग हैं। हम लोग सत्ताग्राही विचारधारा से कभी प्रभावित नहीं हो सकते, जिसके माननीय मोदी जी और जेपी नड्डा जी हैं। हमारी उनकी विचारधारा में मूलभूत अंतर है। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बंधु सुन ले, भारतीय जनता पार्टी सत्ताग्राही दल है, हम सत्याग्रही दल हैं। हम दोनों में यही मूलभूत अंतर है। तीसरा एक सबसे बड़ा बिंदु जो आपने पूछा, अभी आनंद जी कह रहे थे कि कांग्रेस पार्टी कंप्रोमाइज करने को नहीं तैयार है, तो हम तो शुरू से कह रहे हैं आप चुनाव लड़िए, जिसके सबसे ज्यादा सांसद होंगे चुनाव के बाद विपक्षी दलों के, वो अपना प्रधानमंत्री बना देगा। आप प्रधानमंत्री बनने के लिए पहले कैपेबल तो बनिए। मैं पूछना चाहता हूं, क्या समाजवादी पार्टी के नेता आदरणीय हमारे पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी ये कह सकते हैं कि वो कांग्रेस से ज्यादा सीटें जीत कर लाएंगे लोकसभा में? क्या नीतीश जी ऐसा कर सकते हैं? क्या ममता बनर्जी जी ऐसा कर सकती हैं? क्या अरविंद केजरीवाल जी ऐसा कर सकते हैं? क्या केसीआर जी ऐसा कर सकते हैं? केवल 1-2 प्रदेशों में रिप्रेजेंटेशन पा जाने से आप प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नहीं हो जा सकते। आज भी भारतीय जनता पार्टी अगर किसी पार्टी से डायरेक्ट इलेक्शन हारी है तो वो कांग्रेस है, और ऐसा नहीं किसी 1-2 प्रदेश में, हमने 4-5 प्रदेशों में इन्हें हराया है। 2018 के 3 प्रदेशों के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी सीधे तौर पर कांग्रेस से हारी।
अभी हिमाचल में विधानसभा का चुनाव ये सीधे तौर पर कांग्रेस से हारी। तो ये मीडिया में जो प्रोपेगेंडा चला दिया है भारतीय जनता पार्टी ने कि कांग्रेस खत्म है, कांग्रेस का कोई अस्तित्व नहीं है, कांग्रेस विपक्ष का सबसे बड़ा दल नहीं हो सकता, ये कहना बंद कीजिए। हम आज भी सदन में, लोकसभा में सबसे बड़े दल हैं। हम अगर विधायकों की कुल संख्या जोड़ ली जाए तो उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के बाद दूसरे सबसे बड़े दल हैं। आज अगर लोकसभा सदस्यों की संख्या जोड़ ली जाए तो भारतीय जनता पार्टी के बाद सबसे बड़े दल है। आज अगर राज्यसभा में सदस्यों की संख्या जोड़ ली जाए तो हम भारतीय जनता पार्टी के बाद सबसे बड़े दल है। आज अगर विधान परिषदों में सदस्य संख्या जोड़ ली जाए तो हम भारतीय जनता पार्टी के बाद सबसे बड़े दल हैं। कहना क्या चाहते हैं ये लोग? ये कौन सा प्रोपेगेंडा चला रही है मीडिया और ये राजनीतिक विश्लेषक और भारतीय जनता पार्टी के लोग? हम नंबर 2 दल हैं इस देश में। इतना चुनाव हारने के बाद भी हम नंबर 2, जैसा भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे। तो जो नंबर 2 है वही तो 1 को सुपरसीड करेगा भाई। चलिए ठीक है, क्योंकि अब वक्त नहीं बचा मेरे पास। प्रदीप जी 30 सेकंड में फाइनल कमेंट आपका। 30 सेकंड में। सर, एक टर्म होता है थेथरोलॉजी। अगर कोई थेथर बन के थेथरोलॉजी करता रहे तो उससे सच को नहीं बदला जा सकता। कांग्रेस के मित्र ने बोला कि कुर्बानियां दी हैं, सत्याग्रही हैं और हमें सत्याग्रही बना दिया। 55 वर्षों तक आपने शासन किया, हमें अभी ठीक से 10 वर्ष भी नहीं हुई है। मतलब अटल जी के 6 वर्ष और 9 के 15 वर्ष की बात देखा जाए। और आप एक बात बताइए, स्वतंत्रता के आंदोलन में सिवाय प्रीमियम लेने के कांग्रेस पार्टी ने और किया क्या है? कितने कांग्रेसी आधिकारिक नेताओं को फांसी की सजा हुई थी? आनंद जी जल्दी से फाइनल कमेंट आपका। मैं ये कह रहा हूँ कि कांग्रेस पार्टी कुछ भी कहे, इस आज के फैसले से वो संकट में घिरी हुई है और उसके सबसे बड़े और सर्वमान्य नेता संकट में हैं। उनको अब कानूनी लड़ाई के पचड़े में फंस गए हैं। लेकिन न्यायपालिका अगर दबाव में होती देश में तो 2015 से जो नेशनल हेराल्ड केस में अगर जमानत पर हैं उस पर कब का निर्णय आ चुका होता। भाई मेरे, न्यायपालिका दबाव में नहीं है, वो अपने ढंग से काम कर रही है। बहुत शुक्रिया आप तीनों खास मेहमानों का चर्चा में जुड़ने के लिए। अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए ANB न्यूज़। नमस्कार।